हेलो लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। ज्ञानश्री क्लासेस के यूट्यूब सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज में। ये हमारी अभ्यास सीरीज जो है ये आपके दिसंबर एग्जामिनेशन को टारगेट कर रही है और साथ ही साथ आने वाले जो भी अपकमिंग आपके नेट एग्जामिनेशन है उनमें भी हेल्प करने वाली है। 14 अक्टूबर का ये सेशन स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि काइंडली इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके इस वीडियो को लाइक करने से ये वीडियो उन लर्नर्स तक रिकमेंड होता है जिनको इस वीडियो की जरूरत है और हमें भी मोटिवेशन मिलता है। स्टार्ट करते हैं इस इंपॉर्टेंट आज के सेशन को। पूरा सेशन अटेंड करिएगा, बीच में वीडियो छोड़ के मत जाइए और हर क्वेश्चन के बाद नीचे कमेंट सेक्शन में जाके अपना जवाब दे दिया करिए। इससे क्या होगा कि हमें भी पता चलता है कि आप एक्टिव हैं, एक्टिवली इंगेज्ड हैं जो भी हम टीचिंग लर्निंग की प्रैक्टिस यहाँ पे करते हैं उसमें। पहला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है आईसीटी से, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से। क्वेश्चन है, इन क्लाउड कंप्यूटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस मॉडल्स प्रोवाइड्स इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक वर्चुअल मशीन स्टोरेज एंड नेटवर्किंग। यानी क्लाउड कंप्यूटिंग या निम्नलिखित में से कौन सा जो है सर्विस मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, किस चीज़ के लिए? स्टोरेज, नेटवर्किंग और वर्चुअल मशीन्स के लिए ये आधारभूत संरचना प्रदान करता है। ऑप्शंस आपके पास ये हैं, SaaS पहला ऑप्शन है, PaaS दूसरा ऑप्शन है, IaaS तीसरा ऑप्शन है और DaaS चौथा ऑप्शन है। देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेके आया हूँ और कुछ यूनिक क्वेश्चंस बना के लाया मैंने, ताकि अगर ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं जो कि प्रोबेबिलिटी है कि पूछे जाएंगे तो आप जो है कम से कम आपके दिमाग में ये चीज़ें रहे कि आपने प्रैक्टिस किया हो, तो वो जो है आप वहाँ पर सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 लिख के और जो भी इसका करेक्ट आंसर आपको लग रहा है नीचे कॉमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। फिर स्टार्ट करते हैं इसके डिस्कशन को। देखिए बात कर रहा है यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के बारे में, वर्चुअल मशीन्स के लिए, स्टोरेज के लिए, नेटवर्किंग के लिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में अगर बात हो रहा है तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा सी, IaaS। IaaS क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। और एक और चीज़ मैं बताता हूँ, देखिए मैं आपको इंग्लिश में बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो आप हिंदी लर्नर भी अगर हैं तो आप कोशिश करिए कि इंग्लिश भी आप समझिए, बाइलिंगुअली समझिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए अब इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाएंगे जिसमें ये IaaS है और इसका फुल फॉर्म कुछ होता है, तो आप हिंदी में थोड़ी उसको याद करोगे, क्योंकि वो फुल फॉर्म तो आपसे इंग्लिश में ही पूछने वाले हैं। तो इसीलिए ये जो है आप याद रखिएगा कि आप जो है बाइलिंगुअली चलिए। मैं कुछ भी समझाता हूँ आपको हमारे जो नॉर्मल लैंग्वेज है इसमें समझाने की कोशिश करता हूँ। अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस क्या है? ये फाउंडेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर देता है, ये आधारभूत संरचना देता है सर्वर, स्टोरेज को, नेटवर्किंग को, है ना। और इससे क्या होता है, जो भी ये सर्विस मॉडल्स हैं ये काम करते हैं अच्छे तरीके से। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है आप सबसे पहले ये भी समझ लीजिए। देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है, जैसे नॉर्मल तरीके से अगर हम देखें तो आपके पास वो मशीन होनी चाहिए जिस पे आप काम करो। जैसे आपके पास अगर कंप्यूटर रहेगा तभी आप जो है बड़े बड़े टास्क कर पाओगे, है ना। और इस कंप्यूटर के जरिए, क्योंकि इसमें एक CPU होता है, CPU जो है इसका ब्रेन माना जाता है, और CPU क्या करता है, हेल्प करता है कोई भी टास्क को प्रोसेस करने में। लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है कि ये जो भी सर्वर्स हैं, जो भी बड़े बड़े जितने भी आपको ग्राफिक्स वगैरह ज़रूरत पड़ेगी, वो सभी कहीं और पे ये रखे हुए हैं, यानी कहीं और बहुत दूर दूर ये सर्वर्स अवेलेबल है। जैसे एक क्लाउड कंप्यूटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट सर्वर है AWS, इसको हम कहते हैं अमेजॉन वेब सर्विसेज। और ये क्या करते हैं, ये आपको क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो आपके पास अगर बड़े बड़े मशीन्स नहीं हैं फिर भी आप जो है इनके सर्विस यूज करके और वो टास्क यूज़ कर सकते हैं जो भी आपको जो है ना बहुत बड़े बड़े मशीन्स चाहिए होंगे जिसके लिए बहुत पैसे खर्च होंगे। तो ये अगर पैसा नहीं खर्च करना चाहते हो तो इंटरनेट के माध्यम से भी आप कर सकते हो। आजकल देखते हो ऑनलाइन गेमिंग आ गया है। तो पहले क्या होता था कि आपके पास ग्राफिक कार्ड होना चाहिए, और अगर उस ग्राफिक, जैसे आपके कंप्यूटर में ये ग्राफिक कार्ड लगा होता था, एनवीडिया वगैरह का ग्राफिक कार्ड आता, अगर वो ग्राफिक कार्ड नहीं लगा रहेगा आपके कंप्यूटर में तो आप गेम नहीं चला सकते। लेकिन आज ऑनलाइन गेमिंग में क्या हो रहा है, आपको ग्राफिक कार्ड की जरूरत नहीं है, बस आपके पास जो है एक कैपेबल सॉफ्टवेयर और उसको हैंडल करने के लिए कैपेबल हार्डवेयर, जैसे कि नॉर्मल आपके पास एक प्रोसेसर वाला फ़ोन भी है, तब भी आप जो है हैवी गेमिंग कर सकते हो। इसके साथ साथ जैसे आजकल देखते हो ना कि सब्सक्रिप्शन गेम्स भी आ गए हैं, यानी कि किसी और सर्वर पे वो गेम चल रहे हैं लेकिन आप उनको खेल पाओगे। तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग के जरिए पॉसिबल है। ये सभी ऑनलाइन होता है ना। और इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस उन्हीं में से एक है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर देने के बाद ये SaaS जो है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस होता है। ये SaaS सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस ये डिलीवर करता है सॉफ्टवेयर क्लाउड पे। वही PaaS जो होता है ये प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस होता है। ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए, ऐप वगैरह जो डेवलप करते हैं तो आपको एक जो है एप्लीकेशन प्रोवाइड कर देता है, ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देता है। वही अगर हम बात करें DaaS की तो डेटा एज ए सर्विस होता है। ये फोकस करता है किस चीज़ पे, डेटा स्टोरेज पे, कैसे डेटा को स्टोर करेंगे, मैनेज करेंगे ये ऑनलाइन। तो ये जो है अलग अलग आपके
ऑप्शंस थे जिनको हमने समझा, और इसका सही आंसर जो होगा वो होगा इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, IaaS। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न आ रहा है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट आपके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल वार्मिंग। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस नहीं है जो वैश्विक तापन में योगदान देता है, ग्लोबल वार्मिंग में कॉन्ट्रीब्यूट करता है? ऑप्शंस आपके पास हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 2 लिख के जो आपको इसका करेक्ट आंसर लग रहा है नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए जाके। देखिए, अगर हम बात करें जो प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस इनमें से नहीं है उनके बारे में, और आई होप कि नीचे आपने कमेंट सेक्शन में लिख दिया हो, नाइट्रोजन जो है ना, ये आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे जो भी हमारा इन्वायरमेंट है इसमें सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला गैस है, मोस्ट अबंडेंट हम इसको कहते हैं। मतलब इस नाइट्रोजन की जो है कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा है अगर हम बात करें हमारे पूरे इस एटमॉस्फेयर में। और अर्थ के एटमॉस्फेयर में ये नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होने के बावजूद ग्लोबल वार्मिंग में इसका कंट्रीब्यूशन नहीं होता है ना, क्योंकि नाइट्रोजन जो है ये आपको ग्लोबल वार्मिंग नहीं करता है बल्कि नाइट्रस ऑक्साइड करता है, याद रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत जो है एक बड़ा प्लेयर है अगर हम बात करें ग्लोबल वार्मिंग करने में। तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड ये बहुत ही पोटेंट ग्रीन हाउस गैसेज हैं। ये हीट को ट्रैप कर देते हैं एटमॉस्फेयर में। मतलब जो आपका पर्यावरण है, इस पर्यावरण के अंदर जैसे मान लीजिए ये हमारा अर्थ है और इसके आसपास जो है ये हमारा पर्यावरण है। अब इधर से सूरज की गर्मी आ रही है और ये गैसेज यहाँ पर रहते हैं, तो ये क्या करते हैं, इस गर्मी को बाहर नहीं निकलने देते, यहीं ट्रैप करके रखते हैं। और ये ट्रैप करेंगे तो पृथ्वी का एटमॉस्फेयर धीरे धीरे बढ़ेगा, है ना। तो इसीलिए ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड ये जो है आपके प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस कंट्रीब्यूटर्स हैं, और नाइट्रोजन नहीं है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा सी, नाइट्रोजन। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2007 ने उच्च शिक्षा के निम्नलिखित में से किस पहलू पर ध्यान केंद्रित किया है? बताइए। इसके विकल्प हैं उच्च शिक्षा में पहुंच, समानता और गुणवत्ता को बढ़ाना, एनहांसिंग एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी इन हायर एजुकेशन। दूसरा ऑप्शन है आपके पास स्कूलों में पाठ्यक्रम सुधार यानी करिकुलम रिफॉर्म इन स्कूल्स। तीसरा ऑप्शन है व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना, प्रोवाइडिंग वोकेशनल एजुकेशन। और चौथा है इस्टेब्लिशिंग प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ यानी निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना करना। बताइए, हायर एजुकेशन का ये क्वेश्चन है। नेशनल नॉलेज कमीशन जो आया था ना, NKC 2007 में आया था, इसका फोकस जो है इनमें से किस पे था? कोई एक इसमें से सही उत्तर होगा, आप बताइए क्वेश्चन नंबर 3 लिख के, और जो भी ये लग रहा है आपको किसका करेक्ट आंसर होगा नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। ठीक है, हम बात कर रहे हैं नेशनल नॉलेज कमीशन यानी राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के बारे में, और इसने बहुत सारे जो है रिकमेंडेशन दिए थे। इसका फोकस जो है वो अलग अलग फील्ड्स में था। इन 4 ऑप्शंस में से अगर हम देखें तो जो इसका मेन मुख्य फोकस था, मुख्य लक्ष्य था, वो था ए, इनहेंसिंग एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी इन हायर एजुकेशन। जो उच्च शिक्षा है, सबसे पहले तो इसमें पहुंच बढ़ाना। उच्च शिक्षा जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना, आसानी से लोग जो है एक्सेस कर सके, तो इसके लिए नए नए कॉलेजेज, नए नए स्कूल्स, नए नए यूनिवर्सिटीज इस्टेब्लिश करने के बारे में। समानता हो, इक्विटी हो, जिसको ज़रूरत हो उस तक उच्च शिक्षा पहुंचे, जो पढ़ना चाहता हो उसको कम से कम पढ़ाने के लिए एनकरेज करना। और सिर्फ स्कूल्स, कॉलेजेज, यूनिवर्सिटीज़ खोलना ही नहीं बल्कि उनकी गुणवत्ता भी इंश्योर करना कि वो क्वालिटी वाइज भी बेटर हो। ग्लोबल कॉम्पिटेंस के बारे में बात किया गया था कि हम वैश्विक स्तर पर जो है कम्पीट कर पाएँ, तो इसके लिए हमें जो है गुणवत्ता, क्वालिटी पे ध्यान देना होगा। तो थर्ड का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, उच्च शिक्षा में पहुंच, समानता और गुणवत्ता को बढ़ाना। आई होप कि इसका जो है करेक्ट आंसर आपने दिया हो। बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की तरफ। हमारा चौथा प्रश्न आ रहा है लॉजिकल रीजनिंग से, और ये प्रश्न है आपका निम्नलिखित तर्क में त्रुटि की पहचान करें। आपको पॉलिसी आइडेंटिफाई करना है ना। पॉलिसी आप समझते हैं ना, जब भी रिसर्च पॉलिसीज़ के बारे में जो है आपने पढ़ा ही होगा, और आप अगर हमारे बैचेस से जुड़ेंगे तो वहाँ पर जो है बहुत डिटेल में और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं पढ़ाता हूँ रिसर्च पॉलिसीज़ को, और एक बार मैं पढ़ाता हूँ तो आपको अच्छे तरीके से समझ आने वाला है। तो ये पॉलिसी आइडेंटिफाई करना है। बताइए, एक स्टेटमेंट दिया है, अगर हम करों को कम नहीं करेंगे तो व्यवसाय दिवालिया हो जाएंगे, यानी इफ़ यू डोंट रिड्यूस टैक्सेस बिजनेसेस विल गो बैंकरप्ट। बताइए ये किस टाइप की पॉलिसी है इस स्टेटमेंट में जो हो रही है? पहला है आपके पास स्ट्रॉ मैन पॉलिसी, दूसरा है फॉल्स डिलेमा पॉलिसी, तीसरा है सर्कुलर रीजनिंग, और चौथा है स्लिपरी स्लोप। तो बताइए इनमें से कौन सा टाइप का पॉलिसी, अगर आपको जो है पॉलिसी का नॉलेज होगा तो आप बता पाएंगे। देखिए, स्ट्रॉमैन पॉलिसी में हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं। देखिए, स्ट्रॉमैन पॉलिसी में क्या होता है कि आप जो है ना एक ऐसे सिचुएशन को दिखाते हैं जो एक्चुअल में वो होता नहीं है। जैसे स्ट्रॉमैन क्या होता है, जैसे आपने जो है खेत देखे होंगे, खेत में एक बांस ऐसे लगा के, ऐसे 2 बांस लगाए जाते हैं कपड़े पहना के, और एक मटका यहाँ लगा के, और एक फेक पर्सन को वहाँ पर खड़ा किया जाता है,
और जो भी जंगली जानवर हैं या फिर जो भी जानवर आपके फसल को ख़राब कर सकते हैं, उनको लगता है कि कोई खड़ा है खेत में, वो आते नहीं हैं। तो स्ट्रॉमैन पॉलिसी में होता क्या है? देखिए, स्ट्रॉमैन पॉलिसी को हिंदी में काठ का पुतला कुतर्क भी कहते हैं, याद रखिएगा। और ये तब होता है जब कोई व्यक्ति दूसरे के तर्क को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है ताकि उसे आसानी से खारिज या खंडित किया जा सके, है ना। तो आप जो है किसी से तर्क कर रहे हैं, किसी से जो है आपकी बातचीत हो रही है और आप उसको जो है कैसे भी करके हराना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप उसके जो भी वो आपको बोल रहा है उस पर काम करने के बजाय, उसको कुछ जवाब देने के बजाय आप असली तर्क का सामना जो है नहीं करते हैं, और आप जो है क्या करते हैं, एक तोड़ मरोड़ कर पेश किए गए जो भी बातचीत है उस पर जो है ज़्यादा आप फोकस करते हैं, है ना। उदाहरण के लिए समझिए कि एक व्यक्ति हैं जो कह रहे हैं कि हमें पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रदूषण पर बेहतर नियम लागू करने चाहिए, तो दूसरे व्यक्ति कह रहे हैं कि हमें सभी उद्योगों को बंद कर देना चाहिए और सभी को बेरोजगार बना देना चाहिए। तो दूसरे व्यक्ति कटाक्ष कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे अगर हम पर्यावरण की रक्षा करेंगे तो यानी कि जितने भी इंडस्ट्रीज हैं उनको बंद करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ व्यक्ति, जो दूसरे व्यक्ति है ना, वो पहले व्यक्ति के तर्क को तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया और आसानी से गलत साबित कर दिया। तो ये नेता लोग बहुत करते हैं, और पॉलिसी मैक्सिमम आपको मैं बताऊंगा कि नेता लोग जो है वो बहुत ज़्यादा पॉलिसी करते हैं, जो ये हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं। फॉल्स डिलेमा, अगर हम फॉल्स डिलेमा के बारे में बात करें तो आपके पास दो ही ऑप्शन दिया जाता है, या तो ये या तो ये, है ना। तो फॉल्स डिलेमा पॉलिसी जो है वो इस प्रश्न का भी सही उत्तर होगा। देखिए यहाँ पर क्या रहा है कि इफ यू डोंट रिड्यूस टैक्सेस बिजनेसेस विल गो बैंकरप्ट, बीच का कोई रास्ता नहीं है, या तो ये या तो ये, है ना। तो इसी तरीके से आप फॉल्स डिलेमा पॉलिसी को पहचान करते हैं, गलत दुविधा इसको हम कहते हैं, यानी दो ही ऑप्शन आपके पास छोड़ा जाता है। एक झूठी दुविधा आपके सामने ले आई जाती है जिसमें किसी समस्या या स्थिति को केवल दो विकल्पों तक सीमित कर दिया जाता है, जबकि वास्तव में और भी विकल्प की संभावनाएं मौजूद होती हैं। इसका उद्देश्य बहस या चर्चा को सीमित करना या विरोधी पक्ष को मजबूर करना होता है कि वह उन्हीं में से एक को चुने, भले ही वो और भी समाधान संभव हो वहाँ पर। उदाहरण के लिए तुम या तो मेरे साथ हो या मेरे खिलाफ हो वाली बात हो जाती है ना। तो ये एक झूठी दुविधा है क्योंकि यह अन्य संभावनाओं को बिल्कुल ही अनदेखा कर देता है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति किसी विशेष मुद्दे पर बिल्कुल अलग रह सकता है या किसी पक्ष का समर्थन ना करते हुए भी उनका दुश्मन नहीं होता है ना कई बार कि आप कई चीज़ों को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन आप चीज़ों को सपोर्ट नहीं करोगे इसका मतलब ये नहीं कि आप दुश्मन हो। लेकिन इस वाले पॉलिसी में ये साबित करने की कोशिश की जाती है कि अगर आप ये नहीं करोगे तो आप दुश्मन हो, ये हो, है ना। तो ये आपका फॉल्स डिलेमा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, है ना। और सर्कुलर रीजनिंग मतलब क्या होता है, घुमा फिरा के उसी बात पे आ जाना, है ना। सर्कुलर रीजनिंग में यही होता है। तो घुमा फिरा के अगर सेम ही चीज़ पे आप आ जाते हो, सर्कुलर रीजनिंग या चक्रवर्ती तर्क इसको हम कहते हैं, वृत्ताकार तर्क इसको कहते हैं, है ना। ये भी एक पॉलिसी ही है जिसमें निष्कर्ष को साबित करने के लिए क्या करता है, वही कथन या धारणा उपयोग की जाती है जिसे प्रमाणित किया जा रहा होता है। मतलब आपने जो है क्या किया, उसी में रीजनिंग कर दिया। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए समझिए सर्कुलर रीजनिंग, यहाँ पर चारों आपको अच्छे समझा देता हूँ। एग्जाम्पल है सर्कुलर रीजनिंग का कि भगवान सचमुच अस्तित्व में है क्योंकि धार्मिक ग्रंथ ऐसा कहते हैं, और धार्मिक ग्रंथ सही हैं क्योंकि वह भगवान के द्वारा लिखे गए हैं। इस तर्क में अगर हम देखें तो जो कंक्लूजन है भगवान का अस्तित्व और जो प्रमाण दिए जा रहे हैं धार्मिक ग्रंथ, ये एक दूसरे पर आधारित है, जिससे ये क्या हो जाता है, सर्कुलर रीजनिंग हो जा रहा है। धार्मिक ग्रंथ में लिखा गया है ना कि भगवान जो है वो सचमुच अस्तित्व में है, और अगर भगवान द्वारा ही ये चीज़ लिखा गया तब तो ये घूम फिर के वहीं पे आ जा रहा है। तो ये हो गया आपका। और फिर हमारा जो स्लिपरी स्लोप पॉलिसी है, ये बहुत आपस में सब मिलते हैं सब, तो आपको बहुत ध्यान से इनको समझना होगा, है ना। और स्लिपरी स्लोप पॉलिसी जो होता है ना, जिसे हम कहते हैं कि भाई एक छोटी सी घटना या कदम अनिवार्य रूप से एक श्रृंखला के माध्यम से अत्यधिक और अनियंत्रित परिणामों की तरफ ले जाएगा, है ना। यानी एक छोटी सी घटना हो रही है और उसके बाद बहुत सारी घटनाएं हो जाएंगी, ऐसा जो है मान लिया जाता है। एग्जाम्पल के देखिए कि अगर हमने होमवर्क पर ढील दिया तो बच्चे कभी पढ़ाई नहीं करेंगे, और बच्चे पढ़ाई नहीं करेंगे तो अंत में जो है पूरा एजुकेशन सिस्टम बर्बाद हो जाएगा। अब देखिए कितनी छोटी बात है कि होमवर्क ना देने की बात थी और वहाँ से एजुकेशन सिस्टम तक हम पहुँच गए। तो ये स्लिपरी स्लोप पॉलिसीज को हम कहते हैं, और इस प्रश्न का दूसरा ऑप्शन सही होगा। और देखिए इसलिए कहता हूँ कि आप इन सेशन से जुड़ा करिए। देखिए एक क्वेश्चन में मैंने आपको चार अलग अलग पॉलिसी बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा दी। तो बढ़ते हैं हम अब अगले प्रश्न पे। आई होप कि ये प्रश्न आपको अच्छे समझ में आया हो। हमारा पांचवा प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च डिजाइंस इज मोस्ट सुटेबल फॉर एस्टैब्लिशिंग अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कई बार मैंने ये बताया हुआ है, कई बार इसका जो है हमने प्रैक्टिस किया है। निम्नलिखित में से कौन सा शोध डिजाइन कारण प्रभाव संबंध स्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त है ना। कारण प्रभाव संबंध स्थापित करने की बात यहाँ पर हो रही है, और यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास कोरिलेशनल रिसर्च, सहसंबंधी शोध। दूसरा ऑप्शन है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, वर्णनात्मक शोध। तीसरा ऑप्शन है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, प्रयोगात्मक शोध। और चौथा ऑप्शन है केस स्टडी। तो बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। हम बात करें कारण प्रभाव जो संबंध है इसको स्थापित करने के बारे में, तो इसका जो सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 5 लिख के और नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। बहुत इजी है और मैं सभी से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जो भी लोग इन सेशंस को देख रहे हैं,
कि आप जो है नीचे जाकर रिप्लाई करिए। और आपने अगर ये सेशन यहाँ तक देखा है तो मैं जानता हूँ कि आप एक सीरियस लर्नर हैं और आप जो है ये मान के चलिए कि आप 100% अचीव करने वाले हैं अपने गोल को। जिस तरफ आप बढ़ रहे हैं बिल्कुल सही है। देखिए, डेली एक चीज़ को कर पाना, इसके लिए मोटिवेशन ला पाना जो है अपने आप में बड़ी बात है, और ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है ना। कोई बाहर से मैं आपको कोई चॉकलेट्स और ये सारी चीज़ नहीं दे रहा हूँ, खुद से जो है आप मोटिवेटेड हो कुछ बहुत बड़ा करने के लिए। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा, आई होप कि आपने लिख दिया हो नीचे कमेंट सेक्शन में, वो होगा सी, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड आउट करना चाहते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को यूज किया जाता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करने के लिए, कारण प्रभाव संबंध को स्थापित करने के लिए, क्योंकि ये क्या करता है, मैनिपुलेट करता है। मैनिपुलेशन किस चीज़ में होता है, एक या एक से अधिक चरों में, वन और मोर वेरिएबल्स में, और इनको मैनिपुलेट करता है। इसको जो है एक वेरिएबल को मैनिपुलेट करके दूसरे को कंट्रोल करता है ना। और कोरेशनल रिसर्च जो है ना, ये एसोसिएशन फाइंड आउट करता है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है ये डिटेल डेटा प्रोवाइड करता है, कॉजलिटी एक्सप्लोर नहीं करता है। केस स्टडी में हम इन डेप्थ स्टडी करते हैं, तो ये तीनों ही नहीं होगा। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रयोगात्मक शोध जो है इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न आ रहा है कम्युनिकेशन से, संचार से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। बहुत आसान प्रश्न है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा गैर मौखिक संचार का रूप नहीं है ना। नॉन वर्बल, गैर शाब्दिक कर लीजिए इसको, मौखिक नहीं शाब्दिक। यहाँ पर शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता है, वो शब्द चाहे लिखित हो चाहे मौखिक हो, दोनों ही आ जाते हैं इसमें। बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आपके पास ऑप्शंस हैं। पहला आई कॉन्टैक्ट, दूसरा है जेस्चर या हाव भाव, तीसरा है पोस्चर या मुद्रा, और चौथा है रिटन ईमेल, लिखित ईमेल। कौन सा इनमें से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक फॉर्म नहीं है? नहीं है पूछ रहा है, याद रखिएगा, नॉट अ फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो देखिए, अगर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का फॉर्म नहीं है यानी वर्बल कम्युनिकेशन है, दोनों एक ही चीज़ होती है। नॉट और नॉन ये दो आते हैं तो आपको मालूम है ना कि नेगेटिव और नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव बन जाते हैं। तो यही चीज़ याद रखिएगा कि नॉट अ फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कह रहा है, मतलब कौन सा इनमें से वर्बल कम्युनिकेशन है। देखिए, आई कॉन्टैक्ट करना, तो आई कॉन्टैक्ट में आप किसी से आंख मिला रहे हो तो इसमें किसी भी प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल तो होता नहीं है, तो ये तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। और यहाँ पर नॉट पूछा है तो ये नहीं होगा। जेस्चर, आप इशारे दे रहे हो, इसमें भी कोई शब्द की जरूरत नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। पोस्चर, आप कैसे बैठ रहे हो, आगे लीन फॉरवर्ड हो, लीन बैकवर्ड हो, है ना, आप स्ट्रेट खड़े हो या फिर झुक के खड़े हो, ये सभी जो है इसमें शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, तो ये भी नहीं होगा। रिटन ईमेल, अगर आप ईमेल लिख रहे हो तो उसमें आपको शब्दों की आवश्यकता होगी, और इसीलिए ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक फॉर्म नहीं है, बल्कि ये वर्बल कम्युनिकेशन है, और यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि पूछा ही गलत है, नॉट पूछा है। तो रिटन ईमेल, लिखित ईमेल जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपने इसका कमेंट सेक्शन में सही उत्तर दिया हो। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 7 लिख के जो भी इसका सही उत्तर आपको लगे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन किया करिए। बताइए टीचिंग एप्टीट्यूड का ये प्रश्न, अकॉर्डिंग टू जॉन डुई विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की एलिमेंट इन इफेक्टिव टीचिंग। बताइए जॉन डुई के अनुसार प्रभावी शिक्षण में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख तत्व है। पहला ऑप्शन है आपके पास तथ्यों का कंठस्थ करना यानी मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स। दूसरा ऑप्शन है पैसिव लर्निंग यानी निष्क्रिय अधिगम। तीसरा ऑप्शन है आपके पास एक्सपीरियंशियल लर्निंग यानी अनुभवात्मक अधिगम। और चौथा ऑप्शन है रूट लर्निंग यानी रट कर सीखना। बताइए इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा सही ऑप्शन है, अगर हम बात करें एक की एलिमेंट की, इफेक्टिव टीचिंग, प्रभावी शिक्षण के लिए। बताइए, देखिए नीचे कमेंट सेक्शन में, आई होप कि आपने लिख दिया हो इसका सही उत्तर। जो इसका सही उत्तर होगा, अगर आप चाहते हैं कि टीचिंग इफेक्टिव हो तो उसके लिए मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अगर आप तथ्यों को कंठस्थ करा रहे हो, चीज़ों को रटवा रहे हो, तो वो चीज़ें जो है ना वो कहीं ना कहीं आपको जो है आपकी इफेक्टिविटी कम करेंगे, बल्कि वो रटने पे जोर दे रही है। तो इसमें किसी भी प्रकार के एक्टिव इन्वॉल्वमेंट की आवश्यकता नहीं है, ना ही किसी प्रकार के जो है आपको अनुभवात्मक शिक्षा, या फिर हम बात करें तो आलोचनात्मक सोच के डेवलपमेंट की ज़रूरत है। इस चीज़ में जो है मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट जो है वो फेल हो जाता है, और ये नहीं होगा इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि पूछ रहा है इफेक्टिव टीचिंग के बारे में। पैसिव लर्निंग नहीं बल्कि एक्टिव लर्निंग को हमें प्रमोट करना है, तो ये भी नहीं होगा, है ना, ये तो बिल्कुल ही ऑपोजिट हो गया। रूट लर्निंग, रट कर सीखने पे जोर नहीं होना चाहिए, बल्कि कॉन्सेप्ट को समझने पे जोर होना चाहिए। तो इसका एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो है, अनुभवात्मक अधिगम सबसे बेहतर होता है। अगर आप बच्चों को अनुभव करा दे रहे हैं तो उससे बेहतर अधिगम नहीं हो सकता है। एक्सपीरियंस जो है वो भूलते नहीं। अगर आप ही कहीं ट्रिप पे जा रहे हो घूमने के लिए, और आपके साथ जो एक्सपीरियंस हुआ है वो पूरा जीवन आप नहीं भूलोगे, उस ट्रिप को याद करते रहते हो। अगर उस ट्रिप में आपने कुछ सीखा है तो सीखने वाली जो भी चीज़ आपने सीखी है उनको आप याद रख पाते हो। तो जॉन डुई ने एम्फेसाइज किया था कि जो लर्निंग हो वो एक्सपीरियंस के थ्रू हो, अनुभव के थ्रू हो, जहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं वो एक्टिवली इंगेज हो, है ना, सक्रिय हों। जो भी बच्चे हैं वो सक्रियता रहे उनके अंदर, और वो समस्या समाधान की तरफ जाएं, प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जाएं। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, जिसे हम चिंतनशील स्तर भी बोलते हैं ना, रिफ्लेक्शन वाला जो लेवल होता है, तो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग वो कर पाए।
वो चिंतन कर पाएँ। और साथ ही साथ पैसिव लर्निंग और रोट मेमोराइजेशन से दूर होना रहता है, क्योंकि ये डूई के फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन से बिल्कुल ही अलग है, तो ये तो होगा ही नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, अनुभवात्मक अधिगम। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट से विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल रिसोर्सेज इज कंसीडर्ड रिन्यूएबल। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नवीकरणीय माना जाता है ना, रिन्यूएबल माना जाता है। रिन्यूएबल कौन सा हो जाएगा, जिसको रिप्लेनिश किया जा सके, बार बार वो खत्म नहीं होगा, है ना। इनमें से कौन सा एक प्राकृतिक संसाधन है जो कभी खत्म नहीं होने वाला है। पहला है आपके पास कोयला, दूसरा है आपके पास तेल, तीसरा है विंड एनर्जी या पवन ऊर्जा, और चौथा है नेचुरल गैस या प्राकृतिक गैस। बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। अगर हम बात करें नेचुरल रिसोर्सेज की, इनमें से कौन सा जो नेचुरल रिसोर्सेज को कंसिडर किया जाता है रिन्यूएबल, कोयला, तेल, पवन ऊर्जा, नेचुरल गैस। देखिए कोयला तो होगा ही नहीं, कोयला रिन्यूएबल नहीं होता, आपको मालूम है, ये फॉसिल फ्यूल है ना। और ऑयल जो है ये भी एक फॉसिल फ्यूल होता है ना। अब यहाँ पर दो चीज़ों में कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर नेचुरल लिखा रहता है तो बहुत बच्चे इसी ऑप्शन को लगा के आ जाते हैं और वहाँ वो गलत हो जाते हैं। नेचुरल गैस जो होता है ना, ये भी एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है नेचुरल गैस, क्योंकि इसको भी मिलियंस ऑफ ईयर, करोड़ों साल लग जाते हैं अगर हम बात करें इसको बनने में, और ये आसानी से जो है ना ख़त्म हो सकते हैं, डिप्लीट हो सकते हैं। कोयला हो, चाहे तेल हो, चाहे नेचुरल गैस हो, तो ये तो होगा ही नहीं। विंड एनर्जी जो पवन ऊर्जा है ये रिन्यूएबल सोर्स है, एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। अगर हम बात करें तो नेचुरल रिसोर्सेज में ये खत्म नहीं होने वाला है। हवा तो बहता ही रहेगा, हवा बहेगा तो पवन चक्की चलेगी, पवन चक्की से बिजली का उत्पादन होगा, बिजली का उत्पादन होगा तो आप कहीं ना कहीं एनर्जी जो है वो नेचुरल तरीके से बना रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। आई होप कि नीचे कमेंट सेक्शन में आपने इसका सही उत्तर दिया हो। बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 लिख के, और जो भी आपको इसका करेक्ट आंसर लग रहा है नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देंगे जाके, है ना। पहले क्वेश्चन को सुन लीजिए फिर जाइएगा। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट व्हाट डज ACID स्टैंड फॉर। बताइए डेटाबेस प्रबंधन के संदर्भ में ACID का क्या अर्थ है। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। जब भी मैं इंपॉर्टेंट कहता हूँ या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और या फिर उसको नोट कर लीजिए उस क्वेश्चन को अलग से। मैं आपको कहता हूँ कि आप प्रैक्टिस सेशन में जब भी आ रहे हैं तो आप अपने साथ नोटबुक रखा करिए। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हो गया, कोई भी चीज़ आपको मैं यहाँ समझा रहा हूँ तो यहाँ पर जो है आप नोट कर सकते हैं। ऑप्शंस आपके पास हैं ऑटोमेटिक, कंसिस्टेंट, इंटेलिजेंट, ड्यूरेबल। दूसरा ऑप्शन है एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी। तीसरा ऑप्शन है एक्सेस, कंट्रोल, इंटीग्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। चौथा ऑप्शन है एप्लीकेशन, कनेक्टिविटी, इंटीग्रेशन, डेटाबेस। बताइए इनमें से कौन सा सही फुल फॉर्म होगा अगर हम बात करें डेटाबेस मैनेजमेंट की तो। ACID। देखिए डेटाबेस मैनेजमेंट के बारे में अगर हम बात करें और इस पर्टिकुलर अगर हम फुल फॉर्म के बारे में बात करें ACID के बारे में, तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा B। और मुझे जहाँ तक लगता है कि आपने इस वाले क्वेश्चन को पहले जो है कहीं नहीं देखा होगा, तो नए क्वेश्चंस लाने की भी प्रयास मैं करता हूँ, क्योंकि उससे क्या होगा कि अगर ये क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा तो 100 बच्चों में से आप ही वो लोग होंगे जो ये सॉल्व कर पाएंगे। तो ये होगा एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। ACID एसिड ये क्या करता है, ये इंश्योर करता है कि डेटाबेस ट्रांजैक्शन जो है ना ये रिलायबली प्रोसेस हो, इसके ऊपर विश्वासजनक तरीके से इसको प्रोसेस किया जा सके। एटॉमिसिटी का मतलब होता है जितने भी ऑपरेशंस हो रहे हैं ट्रांजैक्शन में वो कंप्लीटेड हो, है ना। और कंसिस्टेंसी होता है कि डेटा इंटीग्रिटी बनी रहे, है ना, डेटा इंटीग्रिटी बनी रहे, डेटा के ऊपर जो है एक विश्वसनीयता रहे। और आइसोलेशन प्रिवेंट करता है किसी भी ट्रांजैक्शन को कि वो एक दूसरे से इंटरफेयर करें, है ना। ट्रांजैक्शंस क्या हो सकते हैं, इंटरफेयर कर सकते हैं एक दूसरे से। तो डेटाबेस मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ट्रांजैक्शंस एक दूसरे से इंटरफेयर ना करें, एक दूसरे के रास्ते में ना आए। तो वही बात है कि भाई आइसोलेशन यानी अलग करना, पृथकता जिसे हम कहते हैं, तो वो एक दूसरे के रास्ते में नहीं आते। और फिर इसके बाद ड्यूरेबिलिटी देखें तो ये इंश्योर करता है कि जो ट्रांजैक्शन है वो कमिटेड है, परमानेंट है ना। तो परमानेंट ट्रांजैक्शन है ताकि इसको बाद में भी ट्रैक किया जा सके, और यही इसका सही उत्तर होगा। एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी, परमाणुता, सुसंगतता, पृथकता और स्थायित्व इसका सही फुल फॉर्म होगा। आई होप कि इसका सही फुल फॉर्म अब आपको पता चल गया होगा। बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में कि ये वाला प्रश्न क्या आपने पहले कहीं देखा था या इसके बारे में आप जानते थे, जरूर बताइएगा। अब हम आ गए हैं अपने आखिरी प्रश्न पे, और आखिरी प्रश्न चालू करने से पहले आपको मैं बता दूं कि देखिए इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत जाता है, और डेली आप तक पहुंचाने के लिए, चाहे संडे हो चाहे कोई भी दिन हो, पहुंचाने के लिए इसमें जो है बहुत ज़्यादा एफर्ट जाता है, नए नए क्वेश्चंस लाने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट जाता है। तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूँगा, काइंडली अगर यहाँ तक इस वीडियो को देखा है आपने तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके लिए ये सेशंस हेल्पफुल रहते हैं कि नहीं।
लॉजिकल रीजनिंग का ये प्रश्न है। इन अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन अ पर्सन क्लेम्स इफ आई विन द लॉटरी आई विल बाई अ कार, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रीजनिंग यूज्ड हियर। बताइए, एक अकाल्पनिक स्थिति में मान के चलिए एक व्यक्ति दावा करते हैं कि यदि मैं लॉटरी जीतता हूँ तो मैं एक कार खरीदूंगा। यहाँ उपयोग किए गए तर्क के प्रकार की पहचान करें। पहला है निगमनात्मक तर्क, डिडक्टिव रीजनिंग। दूसरा है इंडक्टिव रीजनिंग, अभिवर्धक तर्क। तीसरा है एनालॉजिकल रीजनिंग, तुलनात्मक तर्क। और चौथा है काल्पनिक तर्क या हाइपोथेटिकल रीजनिंग। तो क्वेश्चन नंबर 10 लिख के और जो भी आपको इसका करेक्ट आंसर लग रहा है वो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए और बताइए कि कौन सा रीजनिंग जो है इसमें जो है उस व्यक्ति द्वारा दिया जा रहा है। देखिए, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है और जो पर्सन है वो क्या कह रहे हैं कि अगर मैं लॉटरी जीता तो फिर मैं क्या करूंगा, एक कार खरीदूंगा। हाइपोथेटिकल सिचुएशन में मतलब एक काल्पनिक स्थिति है ये। तो इसमें अगर हम बात करें सही उत्तर की तो नाम से ही समझ में आ रहा है हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, क्योंकि अभी उसके पास जो है लॉटरी जीता नहीं है वो पर्सन, और वो नहीं जीते हैं अगर लॉटरी तो फिर अभी क्या कर रहे हैं, वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन में ही सारी बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, हाइपोथेटिकल रीजनिंग, काल्पनिक तर्क, है ना। अब इसके बाद अगर हम देखें इंडक्टिव रीजनिंग के बारे में, तो इंडक्टिव रीजनिंग को हम हिंदी में अभिवर्धक या आगमनात्मक तर्क ज़्यादा आपने सुना होगा, तो आगमनात्मक तर्क हम इसको कहते हैं। यह तर्क एक ऐसी विधि है जिसमें विशेष घटनाओं या उदाहरणों से सामान्य निष्कर्ष निकाला जाता है, यानी कि विशिष्ट से सामान्य की तरफ हम जाते हैं, स्पेसिफिक से जनरल की तरफ हम जाते हैं, है ना। जैसे ये उदाहरण के लिए मैंने बोला कि मैंने आज तक जितने भी कौवे देखे हैं वो सभी काले हैं, इसलिए सभी कौवे काले होते हैं। तो मैंने विशिष्ट से सामान्य की तरफ गया, है ना। यहाँ पर सभी कौवे काले होते हैं, ये जनरल स्टेटमेंट मैंने दे दिया। अच्छा, अगर मैं डिडक्टिव के बारे में बात करूँ तो सिंपल है, इसके जस्ट उलट होता है डिडक्टिव, है ना। तो डिडक्टिव वाले में क्या होता है कि आप सामान्य से विशिष्ट की तरफ जाते हैं। जैसे इसमें विशिष्ट से सामान्य की तरफ जाते हैं, तो निगमनात्मक तर्क में जो है आप सामान्य से विशिष्ट की तरफ जाते हैं। जैसे आपने जो उदाहरण के लिए समझिए कि सभी मनुष्य नश्वर हैं, और जैसे सोक्रेट्स वाला एग्जांपल लेते हैं, सोक्रेट्स एक मनुष्य हैं इसलिए सोक्रेट्स भी नश्वर हैं। तो यहाँ पर आप क्या करें, आपने जो है वो जनरल से स्पेसिफिक की तरफ गए। तो ये निगमनात्मक तर्क है जहाँ सामान्य सत्य जो भी है और एक विशेष मामला होता है, इसके आधार पर तार्किक निष्कर्ष निकाला जाता है। इसको हम डिडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। अब हमारे पास आता है एनालॉजिकल रीजनिंग, इसको भी समझ ही लेते हैं। एनालॉजिकल रीजनिंग समझने के बाद जो है आप सारे ही ऑप्शंस यहाँ पर जो है हम कर पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे। तो एनालॉजिकल रीजनिंग जो होता है ना, जिसे हम कहते हैं सादृश्यात्मक तर्क या तुलनात्मक तर्क, इसमें जो है एक ऐसी तर्क की विधि है जिसमें दो वस्तुओं, स्थितियों या घटनाओं के बीच समानताएं खोजकर निष्कर्ष निकाला जाता है ना। जो कंक्लूजन है वहाँ तक हम पहुँचते हैं। इसमें यह माना जाता है कि अगर दो चीज़ों में कुछ समानताएं हैं तो उनमें दूसरे मामलों में भी समानताएं हो सकती हैं। जैसे उदाहरण के लिए पृथ्वी और मंगल दोनों ग्रह हैं और पृथ्वी पर जीवन है, इसलिए हो सकता है कि मंगल पर भी जीवन हो। तो इस तर्क में हमने क्या किया, पृथ्वी और मंगल के बीच में जो समानताएं हैं इनको देखा, दोनों के बीच में जो सिमिलैरिटीज़ हैं उसके ऊपर हमने बात किया, और इसके आधार पर हमने एक कंक्लूजन निकाला, एक निष्कर्ष निकाला कि शायद मंगल पर भी जीवन हो। लेकिन ये पूरी तरीके से सत्य नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ समानता पर आधारित है। ये सिर्फ जो है कि सेम तरीके के जो है दोनों ग्रह हैं, इसलिए इस पर जो है हमने ये बात कर दी। तो ये जो है आपका एनालॉजिकल रीजनिंग हो गया। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का हाइपोथेटिकल रीजनिंग सही जो उत्तर है वो होगा काल्पनिक तर्क। इसको हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन के लिए जो है यूज़ करते हैं। तो आई होप कि ये सारे प्रश्न आपके सही हुए हों, और जैसा भी हो आपका ये लेक्चर आज का जैसा भी रहा हो, नए नए कॉन्सेप्ट्स हमने सीखे हैं, मैंने आपको बताया है। अगर आपको अच्छा लगा है तो काइंडली नीचे जो है जाके कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर देंगे तो वहाँ पर भी मैं नोटिफाई कर देता हूँ आपको क्लास के बारे में, और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी वहाँ आपको मिल जाते हैं। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगले प्रैक्टिस सेशन के साथ। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।